तो सभी को गुड मॉर्निंग। कल अपन ने देखा था इसका 2-3 मॉड्यूल देख लिए थे अपन ने, और आज अपन इसका जो है कैटलॉगिंग के अंदर 2-3 मॉड्यूल बाकी हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में सर्कुलेशन मॉड्यूल सीखेंगे। सर्कुलेशन मॉड्यूल में सबसे पहले मेंबर मैनेजमेंट, मेंबर कैसे बनाने हैं, और उसके बाद में उनका इशू रिटर्न। सर्कुलेशन सेक्शन में जो इशू रिटर्न होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इशू कैसे होता है, वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। तो मेंबर की जो कैटेगरी है उसके बारे में तो आपको आइडिया होगा कि एक कोई संस्थान है उसमें अधिकतम मेंबर की क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। मेंबर कौन कौन हो सकते हैं। आप कॉलेज लाइब्रेरियन कॉलेज लाइब्रेरियन अपन बनेंगे तो अपन कौन कौन से मेंबर बना सकते हैं उसमें। कॉलेज स्टूडेंट है, स्टूडेंट हो गया, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी प्रोफेसर यानी टीचिंग स्टाफ हो गया। तीसरा नॉन टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है। उसके बाद अगर कोई रिसर्चर्स स्टूडेंट में सारे आ गए। रिसर्चर्स आना अलग बात है और अपना मेंबर बनना अलग बात है। कॉलेज में वो मेंबर नहीं होंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है या रेगुलर जो फैकल्टी है वो मेंबर बनती है, उनको ही तो इशू रिटर्न करते हैं जब बात इशू रिटर्न की जाती है। 3 के अलावा कोई अपना मेंटोर किसी प्रोफेसर को बनाते हैं जब हम किसी बाहर से हैं, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से नहीं है, तो जी। हम उस प्रोफेसर को अपना मेंटोर अलॉट करते हैं, अपने आप उनको अपनाते हैं, तो क्या हम उनकी लाइब्रेरीज को एक्सेस नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है मैम। अपन यदि किसी को जहाँ से पीएचडी कर रहे हैं वहाँ की बात कर रहे हो क्या? इसके बारे में ये यूनिवर्सिटी में होता है, कॉलेज में नहीं होता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अपन कॉलेज एजुकेशन में, केवल कॉलेज एजुकेशन नहीं, कोई भी प्रकार का एजुकेशन हो, केवल और केवल 3 कैटेगरी मेंबर की बन सकती है। 3 के अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं बनती है। जैसे टीचिंग स्टाफ में सारे प्रोफेसर आ गए, नॉन टीचिंग में मान लो अपना कोई पंप चालक है, इलेक्ट्रीशियन वाला है, कोई बागवान है, जो भी है कॉलेज के, वो सारे उसमें आ जाएंगे। और स्टूडेंट के अंदर सब प्रकार की वो कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, अपन ने कल चेंज कॉपी स्टेटस नहीं देखा था। रेट्रो कन्वर्जन में अपन ने देखा था कैटलॉगिंग कैसे की जाती है। चेंज कॉपी स्टेटस यानी जो कॉपी है ना, कोई बुक है, उसका स्टेटस को चेंज करना। जैसे अभी स्टेटस अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन अपन को पता चला कि ये पुस्तक फट चुकी है, पूर्ण रूप से डैमेज हो चुकी है, तो ओपेक पे तो यूजर को दिखाएगा कि ये पुस्तक अवेलेबल है, लेकिन अपन ने देखा कि इसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि ये पढ़ने लायक नहीं है। तो चेंज कॉपी स्टेटस में आके एक्सेशन नंबर डालेंगे, रन करेंगे। रन करते ही वो ऑप्शन खुलेगा, पूरे उसके रिकॉर्ड आएगा। रिकॉर्ड में से चेंज कॉपी स्टेटस क्या स्थिति है, लॉस्ट एंड पैड हो चुकी है, यानी किसी पाठक ने खो दिया और अपन ने उससे पैसों की भरपाई कर ली है, या बाइंडिंग के लिए गई है, या पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण होकर डैमेज हो चुकी है, वो सारा स्टेटस चेंज कॉपी स्टेटस से चेंज करते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन, इसमें RFID कंप्लेंट होता है। RFID के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर जो कनेक्ट होता है ना, सिस्टम से कनेक्ट तो होना चाहिए। RFID किससे कनेक्ट होगा? सिस्टम से। तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जिस समय डेटा को अपन इसमें मैपिंग करेंगे, और जिस समय जो कोड होता है उसका RFID टैग में जब डेटा की मैपिंग की जाती है, तो सारी जो इसमें बुक्स है ना, वो की वो बुक्स उसमें रहेगी, ताकि अपना जब कोई विद्यार्थी पुस्तक को चुरा के लेके जाएगा तो अलार्म बजाएगा सिस्टम। ऐसा तो है नहीं कि RFID के लिए अलग से कंप्यूटर लगा रहे हैं, इशू रिटर्न के लिए अलग से लगा। हालांकि ऐसा संभव है, बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है तो सब काम के लिए अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो RFID को ये सॉफ्टवेयर है जो सपोर्ट करता है। सोल सॉफ्टवेयर है जो वो RFID को नहीं, और किसको देता है, आपको आइडिया है कोई? RFID की जगह सोल सॉफ्टवेयर किसको सपोर्ट करता है? SIP2 करके एक सिक्योरिटी का होता है, हाँ, प्रोटोकॉल। और NCIP। हाँ बिल्कुल, तो शायद उनको काम में लेते हैं, RFID नहीं है। अब नया वर्जन जो आ रहा है, बीटा वर्जन सर बता रहे थे, उसमें जो क्लाउड वर्जन है उसमें शायद कुछ नया हो सकता है। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन में आपको पूरी बात बताई हुई है कि इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री मतलब कोई डिवाइस होता है, मोबाइल जैसा डिवाइस। ठीक है, तो अपन जैसे ही जो स्टॉक है अपना उसमें लेके घूमते हैं, वो सारे डेटा को डिटेक्ट कर लेता है, और अपन जैसे जैसे घूम रहे होते हैं इधर अपने सिस्टम में उसका डेटा आ रहा होता है, लिस्ट बन जाती है। 1 ही मिनट में पूरा इस हॉल का स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाता। तो कितना सस्ता और कितना सुलभ काम है ये। सस्ता तो नहीं हालांकि, पर सुलभ कितना है।
लाइब्रेरियन के लिए कितना काम आसान बना देगा। तो इंटरव्यू में जब ये प्रश्न पूछा जाता तो आप उनको ये बताएं स्टॉक वेरिफिकेशन की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। कल अपन ने दिन में भी चर्चा की ना क्लास में, RFID है ना। हैंड डिवाइस के लिए। हाँ, डिवाइस से ही होगी वरना तो डिटेक्ट कौन करेगा। हाँ, और यदि अपन को इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि मान लो आपकी लाइब्रेरी में RFID नहीं है तो इस जो भौतिक सत्यापन है उसकी सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, कौन सी बताएंगे। हाँ, सैंपल टेक्निक सबसे बेस्ट हो सकती है क्या। हाँ, RFID नहीं है तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सेल्फ रेक्टिफिकेशन नो, ये टर्म्स अलग है। सेल्फ काउंटिंग या कुछ काउंटिंग बेस्ट कैसे हो सकती है, काउंटिंग तो बताएगा कितनी किताबें खो चुकी है। बारकोड जो सर्कुलेशन में बारकोड सर है ही नहीं, अपना ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है, बिल्कुल सिंपल लाइब्रेरी है जिसमें कोई प्रकार का सिस्टम का कोई यूज़ नहीं किया हुआ है। हाँ, एक्सेशन रजिस्टर मेथड सबसे बेस्ट विधि। एक्सेशन रजिस्टर मेथड सबसे बेस्ट विधि क्यों है, क्योंकि जब एक्सेशन रजिस्टर की अपन एक कॉपी तैयार करते हैं फिर अपन स्टॉक में जाके चेक करते हैं एक एक बुक का, जैसे बुक्स मिल रही है उस पर टिक मार्क कर देते हैं। इससे क्या होगा, प्रॉपर जानकारी मिलेगी कौन सी पुस्तक हुई है, कितना मूल्य है, टाइटल क्या था, कब पुस्तक आई थी, है ना, पब्लिशर कौन था, संपूर्ण बिब्लियोग्राफिक डिटेल अपन को मिल जाएगी। लेकिन यदि दूसरी जो मेथड है सेल्फ लिस्ट वाली हुई या काउंटिंग वाला मेथड हुआ, वो केवल नंबर बता सकता है, कौन सी पुस्तक हुई वो थोड़ी बता सकता है। नंबर सिस्टम जो है केवल काउंटिंग बता सकता है ना। तो एक्सेशन रजिस्टर मेथड जो है वो बताना, यदि RFID नहीं है तो। क्यों, क्योंकि अपन को ये दोनों चीज़ें लेके साथ में चलनी है। अपन को एक तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि दोनों अपन उस सदी के व्यक्ति हैं जो दोनों प्रकार की लाइब्रेरी देख पा रहे हैं, तो दोनों के संबंध में अपन से प्रश्न ये पूछा जा सकता है। आगे है जनरेट बारकोड। अभी डेमो साइट देख रहे हैं अपन, हालांकि ये सिस्टम जो है ये अपन जो बारकोड डाउनलोड करेंगे उसको सपोर्ट नहीं करता, फाइल को ओपन नहीं करता, बाकी बारकोड तुरंत जनरेट होता है। जैसे ये पेज खुला, प्रिंट बारकोड पे क्लिक करते ही जनरेट बारकोड पे किया ना, तो ये कह रहा है कि आपको किसका बारकोड प्रिंट करके दूँ। रेंज ऑफ एक्सेशन डेट, इस पर क्लिक करेंगे। मान लो कि अपन को आज जो काम किया है सुबह से लेकर शाम तक, या पिछले 10 मिनट में अपन ने 20 पुस्तकों की कैटलॉगिंग की है। अपन ऐसा चाहते हैं कि मैं जो 20 पुस्तकों की कैटलॉगिंग कर चुका हूं, इन पुस्तक को सेल्फ पे रखने से पहले ही बार कोड जो है इनके ऊपर लगा के फिर ही मैं सेल्फ पे लेके जाऊं, ताकि मेरा बार बार उनको उतारने का और वो काम नहीं रहे। ठीक है, अपन ने 20 पुस्तक की, वो कह रहा है कब, अभी से शुरू किया है ना, एक्सेशन से चल रहे हैं, तो ये लिखा है ना ऑल एक्सेशन नंबर, रैंडम एक्सेशन नंबर, किसी पर्टिकुलर किसी एक्सेशन नंबर का बारकोड जनरेट करना है तो उसका कर सकते हैं। ये डेटा कहाँ से लेगा, जब बारकोड को जनरेट करेगा तो मास्टर डेटा से लेगा, लेकिन अपन ने डेटा दिया है ना कैटलॉगिंग में, वहाँ से डेटा को उस बारकोड के अंदर इनबिल्ड करेगा ये, तभी तो जनरेट कर रहा है ना ये। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आज की डेट लिख दी, ठीक है, फिर मान लो कि मेरे यहाँ पे किताबें कितनी थी, 20 किताबें। सर्च करते ही वो लिस्ट आएगी, ठीक है। सर्च तो डेमो है शायद बताएगा भी नहीं, क्योंकि कल वाला तो साफ हो चुका है, नया लॉगिन है अपना, ठीक है। तो जैसे ही जनरेट लेबल पे क्लिक करेंगे तुरंत एक 20 किताबों का जो सीक्वेंस में अपन ने कैटलॉगिंग की है, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में बारकोड जनरेट होकर आएगा। जैसे पहली किताब कौन सी की तो उस पर पहला वो लग जाएगा। अगर अपन ने पहले वहाँ रख दी, बाद में कभी 6 महीने बाद में लेबल जनरेट कर रहा है तो उसमें इधर उधर होने की संभावना है। कैसे कि बारकोड तो किसी का प्रिंट किया, लगा किसी और पुस्तक पे दिया, जिस समय इशू रिटर्न करेंगे तो वो फिर डेटा सही से मैच नहीं करेगा, पाठक को अलग बताएगा, इशू रिटर्न में अलग बताएगा। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए पूरा ध्यान रखना है कि ये कौन सी बुक का है यूँ। हालांकि जिस बुक का होगा उसके ऊपर बारकोड केवल बारकोड ही नहीं होगा, ऊपर कुछ लिखा होगा, अपनी लाइब्रेरी का कोड भी लिखा होगा, ऐसा आता है। इसमें अभी हो नहीं रहा, मेरा वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं उसको ऑन करके उसमें करके क्या नहीं, डेमो साइट है ना, साफ हो जाता हो। अरे सर, अच्छा ये देखते हैं यूँ क्या सर, डेमो वाला चलेगा ना आप में भी? आप 2 नंबर लगाना, डैम यूजर 2 एंड डैम $123। हाँ डायरेक्ट लगाओ, डेमो पे जाके लगाओगे डायरेक्ट तो कैसे आ गया ये।
अब देखो सर, इधर देखिएगा, ये जो कल की एंट्री आई है, मैंने सोचा कि शायद ये पूरा साफ कर दे, पता नहीं मेमोरी में कैसे रह जाता है इसके। इधर गया है क्या? ये गया, देखो क्या नहीं खुलेगा ये? हाँ, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा ना, डाउनलोड करने का। नोटपैड पे खोल लेते हैं एक बार। नोटपैड में खोलो सर, या उसमें खोलो एमएस वर्ड है क्या? एमएस वर्ड वर्ड ये इसमें खोलो। इसमें खोल लें। हाँ, खोलो सर। नीचे ओके करो। नहीं, सपोर्ट नहीं करता सर, सपोर्ट नहीं करा। बाकी वो जो प्रिंट होता है ना अपना, वैसा एक प्रिंट जनरेट होके आ चुका है। उसके आने के बाद में अपना सिस्टम जो है, ये डेमो साइट नहीं है सर, आपने पहले वाले पे ही लॉगिन कर दिया है ना। सेकंड नंबर पे जाओ, बैक करो, एक सिंगल बैक, और सेकंड नंबर वाला जो है ना, उस पर क्लिक करिएगा। मिला? एक मिनट सर, ऊपर करो। ये एक ही है, ऐसे ऊपर तो होता है ना सर, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, इस पे करो। कौन सा? ये हो रहा है ना सर, इस पे करो ना। ये प्लस में थोड़ा ऊपर करो। हाँ, इधर है ना डेमो, इस पे जो सेकंड नंबर वाला पासवर्ड है वो यूज लीजिएगा। तो जैसे ही जनरेट बारकोड किया अपन ने, अपने पास में प्रिंट आ चुका है। सॉरी, प्रिंट नहीं, अभी तक सॉफ्ट कॉपी में आया है। अपना इस सिस्टम से जो प्रिंटर कनेक्ट होगा, बारकोड प्रिंटर होगा, बेस्ट क्वालिटी का भी ले सकते हैं अपन। सिंपल वाला जो प्रिंटर है वो लेते हैं तो फिर कागज़ पे प्रिंट देते हैं। कागज़ पे प्रिंट देने के, अगर सिंपल बजट कम है, कागज़ पे प्रिंट देके कागज़ की कटिंग करके फिर उसको, वो कटिंग जो होती है ना बारकोड वाली, वो पुस्तक पे लगा के उसके ऊपर टैप चिपका देंगे। ये सिंपल तकनीक हुई। अगर अपने पास में बजट ठीक ठाक है तो बारकोड के अलग से पेज आते हैं, ठीक है, केवल अपन को वहाँ से उखाड़ना होता है और चिपकाना होता है, ठीक है। वो थोड़ा मतलब हार्ड पेपर होता है और उनकी ड्यूरेबिलिटी, हाँ, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्थायित्व ज़्यादा होता है। हालांकि टैप चेपने के बाद भी काफ़ी समय तक चल जाता है। तो यहाँ से कमांड देंगे, प्रिंट होके आ जाएगा, फिर पुस्तकों पे लगा लेंगे। समझ गई? कोई भारी काम नहीं है ना, कितना सिंपल काम है। यहाँ से बारकोड जनरेट हो जाता है। कैसे भी जनरेट कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस नंबर का कर सकते हैं, एक्सेस नंबर की रेंज दे सकते हैं, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो, रेंज ऑफ एक्सेस नंबर, मान लो डेट के हिसाब से तो पूरा दिन क्या आ जाएगा। अपन को तो पता है ना, अभी मैंने 1 घंटे बाद में कहाँ से कहाँ तक की एंट्री की है। तो रेंज ऑफ एक्सेस नंबर, वहाँ 2 रेंज डाल देंगे और जनरेट लेबल पे क्लिक करते ही अपने पास में ऐसी प्रिंट खुल के आ जाएगी बारकोड की, ठीक है। उसके बाद में मैनेज डिजिटल फाइल, जो डिजिटल फाइल अपने होती है लाइब्रेरी में। सर खुला? हाँ, डेमो सेकंड वाला यूज लिया ना, या पहले वाला ही? खुल गया दोनों से ही? मैनेज डिजिटल फाइल, कल अपन डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे थे। वो डिजिटल फाइल होती है ना, वो यहाँ से मैनेज होती है। हालांकि मैं इसको भी काम में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में 99% बुक के कॉपीराइट नहीं है। बहुत ही कम संख्या में बुक्स ऐसी है जिनके, मैंने इसको काम में तो नहीं लिया है, बाकी ओपन करके देख सकते हैं। टाइटल वगैरह, रिकॉर्ड नंबर, रिसोर्स टाइटल, फाइल नेम, जो अवेलेबल बुक्स हैं उनका डिजिटलाइजेशन यहाँ करते हैं। हाँ करते हैं। जैसे URL हुआ, URL, और ये देखो, ये ऐसा फाइल व्यू होगा अपने, जैसे अपन कल देख पा रहे थे ना, कल ऐसा देख पा रहे थे ना, यहाँ पे अपन वो यहाँ से पढ़ रहे थे डिजिटल फाइल को, देखा था ना। किस पे देखा था? वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी का देखा था, archive.org का देखा था, समझ गए। और ये देखो कहाँ गया मेटा डेटा, अपडेट मेटा डेटा ऑफ डिजिटल फाइल। अपन को मेटा डेटा का प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। जब भी पुस्तक की बात की जाती है तो ओनली बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की बात की जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी लगभग उसमें। लेकिन जब भी डिजिटल फाइल की बात की जाती है तो कल अपन ने देखा था ना, 3 प्रकार के मेटा डेटा में 3 प्रकार की एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है? एलिमेंट्स, फील्ड एंड सब फील्ड। वो डिजिटल फाइल को मैनेज करने के लिए काम आते हैं, न कि सिंपल। आपने भी देखा होगा पुस्तक के लिए ऐसे कोई सब फील्ड नहीं हो सकते। डिजिटल फाइल को मूल रूप से मेटा डेटा का यूज है, जो डिजिटल फाइल को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, फाइल का कोई टैग लेबल डाल सकते हैं। ये देखिए एक्सेस टू पब्लिक, अपन का जो डिजिटल कंटेंट है क्या अपन सभी के लिए उपलब्ध करवाना चाहते हैं। जो अपन वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी पे कल कंटेंट देख रहे थे वो था एक्सेस टू पब्लिक, कोई भी देख सकता है। अभी मैंने किया हुआ एक्सेस टू माई मेंबर ओनली जो मेरे लाइब्रेरी के मेंबर हैं वो इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने लाइब्रेरी के मेंबर तो अपन से जुड़े हुए हैं ना सर, तो अपने मेंबर केवल देख पा रहे हैं। एक्सेस टू ऑल मेंबर इन माई क्लस्टर, यानी पूरे राजस्थान का मेरा पब्लिक लाइब्रेरी का क्लस्टर है, उसमें कोई भी जितने मेंबर जुड़े हैं वो सारे एक्सेस कर पा रहे हैं। ये डेमो साइट है इसलिए डेमो बता रहा है इस तरह से पेज खुलेगा, ऐसे बैक जाना है, ऐसे आगे बढ़ना है। ये डिजिटल फाइल के लिए है। अपडेट होल्डिंग और टाइटल अपन ने देखा था फर्स्ट क्लास में। होल्डिंग क्या होता है और टाइटल क्या होता है। उसमें कुछ अपडेट करना हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और ऑथर डायरेक्टरी क्यों बनती है मुकेश जी? ऑथर की डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर में क्यों बनानी है? 1 मिनट। आइडिया है सर आपको? इसकी किताबों के बारे में जानकारी चाहिए। बिल्कुल। आप सर? उस ऑथर की कितनी किताबें लिखी हुई है? हाँ, वो भी मिल जाएगा। सर आप? हमारा सर बुक मंगवाएंगे तो ऑथर का नाम अपने आप आ जाएगा, वो एक अक्षर या 2 अक्षर लिखे हुए। बुक मंगवाएंगे तब या उसकी सर सर्च करेंगे ऑथर को तो भी सर नाम आ जाएगी, अगर ऑथर की स्पेलिंग हमको नहीं पता होगी। मैम आप? सर इससे दो फायदे होंगे सर। पहले तो हमें पता जाएगा कि हमारे लाइब्रेरी में कितने ऑथर्स की बुक है। दूसरा, अगर फर्दर हम कभी एंट्रीज करेंगे उस ऑथर की तो सारी डिटेल्स उस ऑथर की ऑटोमेटिकली हमारे ड्रॉप डाउन में मिलेगी, क्योंकि अपन ने इसको एक बार मास्टर डेटा में सेव कर दिया था ना, इसलिए। ठीक है। इंटरनेट रिसोर्स ये क्या होते हैं? कल अपन ने वर्चुअल लाइब्रेरी की जब बात की थी तब ये बात की थी कि वर्चुअल लाइब्रेरी जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूआरएल लिंक को लेता है। वर्चुअल लाइब्रेरी का कहीं ऑफिस नहीं है, अलग अलग लिंक एक जगह मिलते हैं अपन को। तो वो जो ये इंटरनेट रिसोर्स है ना उनके यूआरएल हुए वो वहाँ मिलेंगे अपन को, है ना सर? देखे थे कल अपन ने। वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करने में काम आ सकते हैं। नहीं, अपनी लाइब्रेरी के लिए है। कोई वो तो कह रहा है इंटरनेट रिसोर्स के कोई यूआरएल है अपने पास में तो यहाँ डाल दीजिए, बच्चा सीधा वहाँ पे पहुँच जाएगा, इसके लिए है। ठीक है। archive.com पे इसमें डाल देता हूँ। हाँ, तो बच्चा सीधा वहाँ जाएगा। बिल्कुल, वो ओपन सोर्स है ना। archive.org ओपन सोर्स है, अपन डाल सकते हैं यहाँ पे। archive.org हुआ, और प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग वो भी तो ओपन सोर्स है। ईपीजी पाठशाला ओपन सोर्स है, सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो इंटरव्यू में यदि पूछा जाता है तो ये बात बहुत अच्छी बनती है कि ईपीजी पाठशाला में कितने सब्जेक्ट हैं। देखें कभी ईपीजी पाठशाला खोला है? हाँ सर, something आपने खोला है कभी? Yes, sir. हाँ। 700 समथिंग सब्जेक्ट्स हैं। 756 मैंने कम है सर थोड़ा। खोला है, बहुत सारे बिल्कुल, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सर। तो उन सब का अपन जैसे यूजी पीजी कोर्स जो है ना उनका पहले टाइटल डालते हैं, देन सब टाइटल डालते हैं अपन। उसके बाद में क्या पढ़ना चाहते हैं, उसमें से ई बुक पढ़ना है, वीडियो ट्यूटोरियल, जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं सर सीधा उसका वीडियो निकल के आएगा। साथ में वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ खोल के अपन एक टीचर से पढ़ सकते हैं। बताओ, इतना फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। आप खुद फिर भी नहीं पढ़े क्या मैम? आपको खुद को पता होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई ईपीजी पाठशाला से पढ़ रहा होगा, जबकि सरकार का पैसा कितना बर्बाद हो रहा है। जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हुआ, अभी आपको पता कितना इसमें बजट लग रहा है? जो आइडिया है कोई? अभी रिसेंटली पिछले वर्ष जो है 2000 करोड़ रुपए, कितने रुपए? 2000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने ONOS के लिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए बजट अलॉट किया था। यूँ ये केवल जो रिसर्च है ना मैक्सिमम डॉक्यूमेंट में ही बढ़ रही है, दरअसल पे लोगों को आइडिया ही नहीं है, नॉलेज की कहीं शेयरिंग भी नहीं की जा रही है। अब जो इतने प्लेटफॉर्म की अपन बात कर रहे हैं, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी हुआ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हुआ, ये एनलिस्ट तो हालांकि पेड है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग हुआ, ईपीजी पाठशाला हुआ, ये 4 प्लेटफॉर्म की बात की जाए, अपन ने कल देखा था वहाँ पे कितनी लाखों बुक्स अवेलेबल है। कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, कोई एक्सेस ही नहीं है वहाँ तक, बच्चों की पहुँच ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, पहुंचने का वो पता नहीं है तरीका। बिल्कुल। देखिए ई रिसोर्स के रूप में इसमें है कि हेडिंग वगैरह क्या है, उसका पब्लिशर कौन है, ये देखो लिखा है ना यूआरएल, अपना यूआरएल डाल दीजिए, बच्चा सीधा उस पर क्लिक करते ही सीधा वहाँ उस साइट पे जंप करेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, मेन सब्जेक्ट क्या है सर? डिस्क्रिप्शन, और अपन ने क्या बात की थी ना, रिमार्क की। रिमार्क की। डिस्क्रिप्शन तो इसके बारे में जानकारी है, रिमार्क क्या काम करेगा? कोई विशेष
विशेष जान के पुस्तक की क्वालिटी बता जी, कि इसमें अपन यदि डाल सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें ये भी बता सकते हैं कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट है, समराइज किया हुआ डेटा है, यूँ। जैसे अपन ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में मैं जब एंट्री कर रहा था तो मैंने देखा, ये तो अपन यहाँ पे रिमार्क डाल रहे हैं, लोग जब पुस्तकों को पढ़ते थे पुराने टाइम में, पुस्तकें तो अभी तक है ना, तो उनको देखता हूँ तो पीछे उनको जहाँ जगह मिलती थी पुस्तक के अंदर वो फीडबैक लिखते थे। मतलब अच्छी पुस्तक है तो अच्छा फीडबैक आता था, और गलत पुस्तक है तो उसमें गलत फीडबैक आता था। मैंने ऐसी पुस्तकें देखी, मैंने फ़ोटो भी खींचे थे उनके। मैंने कहा लोग इतना पढ़ते थे तब तो पता चलता था कि पुस्तक कैसी है, और पूरा पढ़ने के उपरांत उसका कंक्लूजन निकालते थे। अपन तो, मुझे नहीं लगता अपन एक किताब भी पूरा पढ़ पाते हैं, मतलब सिलेबस के अलावा की। हाँ, जैसे अपन को अभी इंटरव्यू में एक विद्यार्थी को पूछा कि आपने अभी तक कोई किताब पढ़ी है क्या, तो सब यही बात बता पाते हैं कि हमने कोई किताब नहीं पढ़ी है पाठ्यक्रम के अलावा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं रहा, पढ़ना एक मजबूरी रह गया। हालांकि लाइब्रेरी के संदर्भ में पढ़ना एक आनंद है, इसे अपनाएं और आदत बनाएं। सही है ना? तो ये बात है। कैटेगरी क्या है डॉक्यूमेंट की, और फाइल देखिए, चूज़ फाइल करके इमेज डाल सकते हैं, उसका ई बुक डाल सकते हैं यहाँ पे। और अगर रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो 3 प्रकार से जो रिपोर्ट है डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में, डॉक्यूमेंट में, HTML में। सेव करते ही डॉक्यूमेंट अपने मेंबर के उसमें चला जाएगा। मेंबर का किया हुआ है ना ओनली अपने यहाँ पे, तो मेंबर को चला जाएगा, पब्लिक किया तो पब्लिक चला जाएगा। कितना सिंपल सिस्टम है ना सर। देखिए, कैटलॉगिंग के अंदर ही इंटरनेट रिसोर्स की कैटलॉगिंग की जा रही है, और मैनेज डिजिटल फाइल तो भी यहीं पे की जा रही है, मतलब कैटलॉगिंग का ही हिस्सा है ये भी। ठीक है, तो कैटलॉगिंग पूरा देख लिया। आगे अपन देखते हैं अब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में देखिए सबसे पहला जो है मेंबर मैनेजमेंट। मेंबर मैनेजमेंट के बाद में इशू रिटर्न। भाई पहले अपन किताबों को सॉफ्टवेयर में ले लिया, इंटरनेट रिसोर्स को भी ले लिया, डिजिटल फाइल को भी सबको अपन ने इनपुट कर लिया सॉफ्टवेयर में। इसके बाद में मेंबर बनाएंगे, क्योंकि इशू रिटर्न करना है ना अपन को। मेंबर बना के इशू रिटर्न करेंगे। फिर इशू रिटर्न के बाद में सर्कुलेशन, ट्रांजैक्शन, जो इशू रिटर्न हो रहा है उसका ट्रांजैक्शन किसका कितना हुआ, वो रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होगी। कोई रिसिप्ट यदि अपन को देनी है विद्यार्थियों को, वो यहाँ से होगी। इंपोर्ट मेंबर डेटा, कल अपन दिन में भी बात कर रहे थे इसके सामने कि डेटा, मान लो कोई सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं, या कोई नए प्रवेश पर जो नए विद्यार्थियां हैं उनका अगर अपने पास में एक्सेल में या जो भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है वो फाइल है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं यदि वो फाइल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो, है ना। नहीं तो नहीं कर सकते। यदि आपके उसमें कुछ भी थोड़ा एरर है तो वो ये नहीं लेगा, ये मना कर देगा कि आपका फाइल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये डेटा को इंटरऑपरेबल करता है, वो डेटा और भी जगह जाता है, पूरे सिस्टम में डेटा जाता है, इसलिए वो फॉर्मेट में लेता है फिक्स। आपके खुल गया सर डेमो साइट? यही चल रहा है बराबर। हाँ, तो आप घर से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो मेंबर मैनेजमेंट देखते हैं सबसे पहले अपन सर्कुलेशन में। जब भी मेंबर मैनेजमेंट का पेज खुलता है तो 3 प्रकार से ये इसमें खुलता है कि एक तो मेंबर कैटेगरी क्या है, मेंबर सब कैटेगरी क्या है, और मेंबर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले मेंबर कैटेगरी में मेंबर की 3 कैटेगरी होती है, तीनों कैटेगरी को ऐड करेंगे। देखिए कैटेगरी का नाम क्या है, तो सबसे पहले कर लेंगे नॉन टीचिंग, फिर टीचिंग कर, या सबसे पहले टीचिंग स्टाफ, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ, देन स्टूडेंट। तीनों को सेव कर लेंगे। 3 ही कैटेगरी बनेगी, चौथी कोई कैटेगरी नहीं होती है कोई भी प्रकार की लाइब्रेरी में। सारे प्रकार के रीडर, रिसर्चर्स स्टूडेंट में आ जाएंगे। सभी फैकल्टी जो है टीचिंग की वो टीचिंग में आ जाएंगी। जो अपने कॉलेज के जो स्टाफ नहीं पढ़ाते हैं, जो काम करते हैं दूसरे वाले काम, बागवानी हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, पंप चालक हुआ, वो सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो पढ़ते हैं किताब, वो भी तो पढ़ सकता है, स्टाफ है। तो ये तीनों कैटेगरी, कुछ भी नहीं करना, कैटेगरी का नाम लिखना, रिमार्क लिखना, कुछ लिखना हो तो, और सेव कर देना है। ठीक है, तो कैटेगरी क्रिएट होने के बाद में मेंबर सब कैटेगरी में आएंगे। जैसे ही मेंबर की सब कैटेगरी में आए, बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है ये, जो अपन कहते हैं ना, अपन बात कर रहे थे फर्स्ट डे क्लास में कि किसको कितनी बुक्स देनी है, ये कहाँ से डिसाइड होगा इस सॉफ्टवेयर में। मेंबर सब कैटेगरी में जाने के बाद में ये सब कैटेगरी का नाम पूछेगा, यानी अपन को यहाँ पे भरना है कि कौन से सब्जेक्ट का प्रोफेसर है। मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो नया प्रोफेसर बना है, PhD कर रहा है। अब PhD कर रहा है तो उसको अधिक पुस्तकें चाहिए,
ठीक है। तो जब अपनी कमेटी की मीटिंग ली लाइब्रेरी की, उसमें निश्चित हुआ कि जो प्रोफेसर पीएचडी कर रहे हैं उनको यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिख दिया ना, उसके बाद में रिमार्क डाल देंगे कि ये हिस्ट्री पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं और इनको जो है बुक्स देनी है मुझे। हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि इनको 20 बुक देनी है, ठीक है। फिर कितने दिन के लिए देनी है, कमेटी ने ये भी डिसाइड किया कि जो पीएचडी कर रहे हैं ना उनको 30 दिन के लिए देनी है, 14 डेज के लिए नहीं देनी है उनको। तो यहाँ से ऐड कर देंगे 13 डेज। फिर लिखा है फाइन पर डे कितना लेना है, प्रतिदिन फाइल जो फाइन है कैसे लेना है कि 2 रुपये प्रतिदिन से लेना है, या फिर ये देखिए एक यहाँ पे लिखा है फाइन सिस्टम, बहुत ही शानदार ऑप्शन है ये, फ्लैट फाइन रेट। फ्लैट फाइन रेट क्या होता है? एक साथ डिसाइड करते हैं, रेट मतलब रेट दी है तो आपको 50 रुपये देंगे, फ्लैट सबके लिए पर डे सबके के लिए समान रेट। वो अलग बात होगी मैम, आप क्या दे रहे हो। फ्लैट फाइन रेट सबके लिए बराबर, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो या रिसर्चर्स हो, चाहे प्रिंसिपल साहब हो, अपने सबके लिए फ्लैट फाइन रेट कर देंगे। अब इसमें अपन को फाइन की रेट भरने की आवश्यकता आपकी लाइब्रेरी में कितनी कर रहे है सर? हो? आपकी लाइब्रेरी में कितनी फाइन रेट कर रहे हो? हमारे यहाँ मेरे डिपार्टमेंट ने 2 रुपये प्रतिदिन से कर रखी है, प्रतिदिन 2 रुपये, चाहे कोई भी हो। लगभग सभी जगह यही होता है, क्योंकि ये जो फाइन रेट है ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं होती है सर, ये केवल और केवल किस काम के लिए होती है? उसका यूज हो सके ताकि उस समय पर उसको प्रोवाइड करवा, केवल पाठक को सुधारने के लिए होती है, ताकि पुस्तक दूसरे रीडर को मिल सके। फ्लैट फाइन रेट से एक समान रेट कर सकते हैं। यदि फ्लैट फाइन रेट नहीं की हुई है, नो फाइन, किसी से फाइन नहीं लेना है, नो फाइन कर सकते हैं। वेरिएबल फाइन, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की फ़ाइन रेट लेनी है, स्टूडेंट से कम लेनी है, प्रोफेसर से ज़्यादा लेनी है, वेरिएबल में कर सकते हैं। समझ गए? बिल्कुल ही कमेटी ने डिसाइड कर दिया कि कोई फाइन रेट नहीं है, नो फाइन रेट कर दीजिएगा। अपन वेरिएबल करते हैं क्योंकि रिपोर्ट स्टैंडर्ड वगैरह इसमें कर रखे हैं, तो इसको क्या दे सकते हैं? कहाँ पे दे रखे हैं? नीचे? पेटेंट है, मैनुअल है, हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं? सिर्फ रेफरेंस हो उसका, नहीं, रेफरेंस सारे रेफरेंस नहीं है ना सर। स्टैंडर्ड हो गया, सर ये लूज सर ये इसका एज ये हो सकता है, जैसे इशू मान लो कोई बच्चा अपन का जो पेटेंट है वो पढ़ना चाह रहा है, अपन यहाँ से इशू किया, भले 4 घंटे के लिए भी इशू किया है, यहाँ से इशू कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वापस जमा करवा देगा 2 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में, तो सुविधा है ना अपन ने, सर ये रिकॉर्ड रह सके इसके पास। issues क्या होते हैं? लूज इशूज क्या होते हैं, बाउंड जर्नल क्या होते हैं? लूज इशूज कौन बताएगा? कोई बता सकता है? गुम होने का कारण क्या है? कितनी गुम हो सकती है? या एक पेज में पेजेस जिसके बाइंडेड ना हो। लूज इशू जरूर पूछा जाएगा क्योंकि आप एक लाइब्रेरियन हैं। जो बाइंडेड ना हो ऐसे इश्यूज लाइक पीरियोडिकल्स बाइंडेड नहीं है तब तक वो बाउंड नहीं है। बिल्कुल और जब वो सारी पीरियोडिकल्स अलग अलग हैं, बिल्कुल मैम, किसी भी जैसे ही सारे पीरियडिकल, जैसे कि अपने पीरियडिकल जो आ रहे हैं एनुअली आ रहा है, मतलब कि मंथली है, तो एक साल तक 12 महीने तक आएगी पीरियडिकल। जब जैसे इसका कोई जैसे मार्च का नहीं आया या खो गया, कोई ले गया तो खो गया, तो उसमें जैसे जनवरी से दिसंबर तक है तो मार्च हो गया या फिर सितंबर को हो गया, हाँ, उसको मतलब 12 के 12 नहीं रहती, एक आधा अंक उसका खो गया उसको यूज नहीं सर ऐसा नहीं है, मैम ने बताया वो करेक्ट था, क्या था? मैम ने बताया वही था पीरियोडिकल्स हर महीने आ रही है जी। तो जब तक वो 12 महीने तक आ रही है तो वो अलग अलग है, तो वो लूज इश्यूज है। बिल्कुल। और 12 महीने के बाद हम उसे जब इकट्ठा करके बाइंडिंग करा देते हैं तो वो बाउंड इशू। बिल्कुल, जब तक पीरियडिकल सिंगल रखी हुई है तब तक है वो लूज इशू। जैसे ही वो बाउंड फॉर्मेट में आएगी, बाउंड सबको एक साथ किया, देन एक्सेशन करेंगे उसका और सर्कुलेशन सेक्शन में भेज देंगे कि ये किताब जो है अब विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए काम आएगी। समझ गए? पीरियडिकल मैनेजमेंट में ये प्रश्न अपन से पूछा जा सकता है क्योंकि अपन एक लाइब्रेरियन हैं, वो कहेगा कि आप पीरियडिकल का करते क्या हो, उनको बताएं कि सर हम जैसे लूज इश्यूज सारे कंप्लीट हो जाते हैं उनको बाइंडिंग करवाते हैं, उसको एक्सेशन नंबर देते हैं, देन सर्कुलेशन सेक्शन में भेज देते हैं। ऐसे मैनेजमेंट होता है, वरना तो 5-7 साल बाद में आपके वहाँ एक पीरियडिकल के लिए रूम बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 1 साल की 1 लाख की पीरियडिकल आती है, आपके तो बजट कम आता है, हमारे वहाँ 50 महीने की 50 पीरियडिकल आती है। समझ गए? तो पीरियडिकल से ही रूम भर जाएगा 1 साल बाद में। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनको बाइंडिंग करवा के एक्सेशन करना है
और सर्कुलेशन सेक्शन में भेज देना है। सर्कुलेशन या कैटलॉगिंग सेक्शन? अरे मतलब एक्सेसनिंग करके, कैटलॉगिंग करके, जो भी करके, हाँ, next मतलब section सर्कुलेशन यानी जहाँ आदान प्रदान हो सके पुस्तकों का, इसलिए भेज देना है कहने का मतलब। बाकी वो फॉर्मेलिटीज़ तो करनी है सारी, बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बाद में कर सकते हैं, क्योंकि बुक बन गई ना वो तो। बुक बन गई। सर वो भी रेफरेंस सोर्स में रहता है। हाँ, रेफरेंस सोर्स से कहीं लाइब्रेरी नहीं देते हैं, कोई दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस जमा हो जाएगी। नियमों में तो नियमों में नहीं है, क्योंकि प्रेडिकल का कभी इशू नहीं होता है, ये भी रेफरेंस के लिए ही काम आती है। रेफरेंस सोर्स में ये वैसे तो सर ये सारे जो रेफरेंस के ही हैं, ये देखिएगा, तो ये सब रेफरेंस पेटेंट है, रिपोर्ट्स है, स्टैंडर्ड है, ये जो जर्नल है, प्रेडिकल है, मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सारे रेफरेंस के लिए है। तो ये तो जा ही नहीं सकते। लेकिन अरे इन्होंने ऑप्शन दिया है मैम, बाहर नहीं जा सकते ये, लेकिन सॉफ्टवेयर में कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना इनको, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है ऐसा। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बिल्कुल। इशू करके ही देंगे ताकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अभी हमारी जो लाइब्रेरी बनी है, हमने उसमें ये व्यवस्था की है, एक साइलेंट जोन रखा है रेफरेंस सेक्शन के लिए, ताकि क्या है कि जो रेफरेंस सेक्शन से बच्चा किताब उठाए, उनके लिए हमें स्टाफ नहीं चाहिए अलग से, क्योंकि स्टाफ कम है। ये रेफरेंस सेक्शन है, यहाँ पे प्रत्येक अलमीरा के पास में एक टेबल लगा दी, एक चेयर लगा दिया, जो बच्चे को पढ़ना है वो बताएगा, अपन वहाँ से इशू कर देंगे, बच्चा 4 घंटे बैठ के आराम से पढ़ेगा पूरे दिन, शाम को वापस जमा करवा देगा। पूरे दिन बैठ के तो अध्ययन कर ही सकता है, उसके लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है सर, तो ये मेनू है इसका कि क्या देना है, कितने दिन के लिए देना, फाइन रेट क्या लिखनी, यहाँ लगा सकते हैं। अब ये अपन कर रहे हैं सब कैटेगरी का सेव, ठीक है, कैटेगरी वाइज सबके बराबर है। सबके जैसे कैटेगरी वाइज सबके, यानी जो प्रोफेसर पीएचडी नहीं कर रहे हैं ना, तो उन सबको एक समान रखना है, जो पीएचडी कर रहे हैं उन सबको एक समान रखना है, वरना अपना सिर फोड़ देंगे आके, कहेगा उन मैडम को तो इतनी दे रहे हो और इनको इतनी नहीं दे रहे हो, ऐसे कैसे, हमें कम क्यों दे रहे हो, उनको ज़्यादा क्यों दे रहे हो, समझ गए। सर एक बार इनकी कोर्स पढ़ दीजिए, मटेरियल टाइप क्या है? बिल्कुल देख लीजिए मैम, बुक्स है, मैनुअल है, पेटेंट है। ये यदि आपको फॉर्मेट पूरा याद हो जाता है ना, तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि अपन बता सकते हैं उनको कि सर क्या क्या होता है लाइब्रेरी में, बुक्स हुआ, मैनुअल हुआ, पेटेंट, रिपोर्ट, स्टैंडर्ड, लूज इशू। हाँ जी, जैसे ऑडियो विजुअल्स है, हाँ। कार्टोग्राफी, ये ऑडियो बुक्स भी हमारे पास में हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, वो ऑडियो बुक्स बेचता है, साथ में कॉपीराइट सहित, ताकि उनको मैनेज किया जा सके। किस फॉर्मेट में मिलता है? रिटर्नेबल CD। क्या होता है सर? हाँ, सर नॉन रिटर्नेबल चीजें क्या होती है जिनको वापस ना किया जाए, ऐसी क्या चीज है? आइडिया नहीं इसके बारे में, ऐसा क्या हो सकता है लाइब्रेरी में जो वापस रिफंड नहीं करना पड़े। कुछ भी नहीं है। ऑप्शन दिया है ऐसे ही उन्होंने, पता नहीं कौन सा फीचर सोच के दिया है। बताऊँ क्या, जैसे कि कोई कॉमिक्स होती है, कॉमिक्स समझते हैं, कॉमिक्स में बहुत बढ़िया। पढ़ी हैं, छोटी छोटी बुक्स होती है जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। चंपक मेरी हाँ, favorite थी। चंपक जैसे, चंदा मामा जैसे, ठीक है, मेरे हिसाब से है ना, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में ये आती है। ये पुस्तकें जिनका एक्सेसनिंग नहीं होती है ना, ये पीरियडिकल में आती है पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि इनके ना तो कोई प्रकाशक होते, एक सीरीज के रूप में निकलती है, एक श्रृंखला निकलती है और निकलती रहती है ये। तो विद्यार्थियों को क्या है कि ये दे देते हैं ऐसे ही, हमारे वहाँ पे तो। तभी इन पे फाइन और नहीं दे रखा है कुछ भी। हाँ, क्योंकि जब नॉन रिटर्नेबल है तो फिर इस पर क्या फ़ाइन होगा। डेट ऑफ लिख तो रखा है। कितनी कॉपीज दे सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पेपर दिया है है। सर, सिलेबस कॉपीज है, क्वेश्चन पेपर, प्रोस्पेक्टर बोर्ड, ये आपके जो होता है। सिलेबस की कॉपी वापस थोड़ी देनी पड़ती यदि हम है। वितरण करने के लिए पम्फलेट जी देते हैं, बिल्कुल, लाइब्रेरी गाइड, यूजर मैनुअल, ये चीज़ें होती, देखिए गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कुछ मामलों में ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल जो होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कुछ मामलों में देते हैं। गवर्नमेंट का पब्लिकेशन, जैसे गवर्नमेंट की कोई योजना है उसके बारे में, हाँ, सुजस भी, सुजस फ्री मिलती है, मैं तो सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को। लेकिन वो दे नहीं सकते। हाँ, वो आपको नहीं देते होंगे सर, अलग बात हमें है। देते नहीं, हम ही वो एक ही आते हैं स्टूडेंट, हाँ, वो तो है ही है, नॉन रिटेबल में नहीं। बिल्कुल सर। तो ये जो पेज है अपने, इसका हो गया मेंबर की सब कैटेगरी का। इसके बाद में होता है मेंबर का रजिस्ट्रेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब अपन ने कैटेगरी बना दी और सब कैटेगरी बना दी, मेंबर की कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाने के उपरांत अपन मेंबर रजिस्ट्रेशन में आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मेंबर के नंबर का है। मेंबर का नंबर यानी मान लो अपन स्टूडेंट को ले रहे हैं, स्टाफ का अपन ऐसे कैसे, जैसे स्टूडेंट का कर रहे हैं वैसे ही अब पर्टिकुलर स्टाफ का करेंगे। सब कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी आ रही थी, पीएचडी करने वाले, नॉन पीएचडी वाले, 2 कैटेगरी बन गई, सबके लिए एक समान रूल फॉलो हो गए। अब आते हैं, मान लो यहाँ पे यदि कर्मचारी को भी ले सकते हैं पर्टिकुलर, और स्टूडेंट भी हो, सबको बनाना है ना मेंबर, तो एक एक करके प्रत्येक विद्यार्थी को बनाना है अपन को। तो मेंबर नंबर में विद्यार्थी के संबंध में हो सकता है उसका क्या होगा,
कॉलेज में? विद्यार्थी का नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेंबर नंबर? एनरोलमेंट नंबर। यस, उसका जो एनरोलमेंट नंबर है, एसआर नंबर, वो यहाँ पे लिख देंगे तो उसकी आईडी बन जाएगी। हालांकि आधार कार्ड नंबर के पिछले 4 डिजिट भी यूज ले सकते हैं, सबके डिफरेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ में अपना जो लाइब्रेरी का कोड है वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी, है ना, कॉलेज लाइब्रेरी का कोड कुछ भी डाल सकते हैं इसके साथ में, नंबर के साथ में। उसके बाद में उसका एड्रेस क्या है, मेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा डालना है, क्योंकि अपन को उसको मेल मैसेज भी तो भेजने हैं। जैसे ही ड्यू डेट नज़दीक आएगी अपन उसको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, है ना। तो कैटेगरी में जो अपन ने कैटेगरी सेलेक्ट की है, वहाँ से कैटेगरी बनाई थी ना, तो यहाँ पे शो होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी है इसकी, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है या स्टूडेंट है। मेंबर की सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी अपन ने देखी थी ना, पीएचडी वाला है, नॉन पीएचडी है या स्टूडेंट है, जो भी है, यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट। ये क्या डेमो साइट है तो उसके हिसाब से अलग अलग ऐसे ही। हाँ, तो स्टूडेंट के लिए तो भैया 12वीं की नहीं, अपन कॉलेज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्टूडेंट के लिए अलग कैटेगरी बनेगी, मैं प्रोफेसर वगैरह की कैटेगरी बताई जी। स्टूडेंट आ जाएगी कैटेगरी, इधर सब कैटेगरी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल कौन सा है जो आ जाएगा, ठीक है, विद्यार्थी के संबंध में। और प्रोफेसर के लिए जो बताया था, पीएचडी, नॉन पीएचडी, ऐसे। उसके बाद में आ रहा ओवरराइड। ओवरराइड क्या है? ओवरराइड क्या है आप बताइए सर, आप बताइए ओवरराइड क्या है? ओवरराइड का आपको नहीं पता? ओवरराइड क्या होता है कि सर, जैसे कि प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आता है अपने पास में कि लाइब्रेरियन जी ऐसा करिएगा, मैं एक सर को आपको भेज रहा हूँ, जो ज्योग्राफी वाले प्रोफेसर हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, आपको भी पता है, उनको पुस्तकों की नीड ज़्यादा है। आप ऐसा करिए, उनको 20 पुस्तकों की बजाय 30 पुस्तकें इशू करेंगे। अपन ने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अपन जट से जैसे ही वो अपने पास में लेने के लिए आएंगे, अपन तुरंत यहाँ मेंबर कैटेगरी में आए, मेंबर रजिस्ट्रेशन में आए, और जो ओवरराइड है, कहाँ चला गया, ये रहा, ओवरराइड में क्लिक किया और यस किया। जैसे ही अपन ओवरराइड को क्लिक करेंगे, यस करेंगे, जब अपन ने मेंबर की कैटेगरी बनाई थी तो वहाँ एक फ़िक्स डाल दी थी ना कि प्रोफेसर के लिए जो पीएचडी करें उनके लिए फ़िक्स है 20 बुक। ओवरराइड यस करते ही उस प्रोफेसर के लिए वो कितनी ही पुस्तकें इशू कर देगा, 20 की जगह 50 पुस्तकें इशू कर देगा, समझ गए। या फिर क्या होता है, ओवरराइड ऑफ कर रखा होता है, अपन उनको बता सकते हैं कि सर देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है 20 से अधिक पुस्तकें इशू ही नहीं करता है ना, पागल बना सकता है लाइब्रेरियन, ऐसे। कोई बात नहीं, टेक्निक लोग सीख जाएंगे ना। क्या हुआ सर? बिना रिकॉर्ड के भी ले जाएगा? नहीं, बिना रिकॉर्ड तो कैसे ले जाएगा, सॉफ्टवेयर देखें, वो अलग बात है सर। दरअसल की बातें यहाँ नहीं बोलने का, अपन को तो ओरिजिनल एक्चुअल में नियमों में क्या है वो बातें करेंगे, रियल में भले ही कुछ भी हो रहा हो। उसके बाद में देखो, विद्यार्थी के संबंध में, विद्यार्थी यदि प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया तो कम से कम 3 साल 4 साल तो पढ़ेगा ना अपने पास में। फर्स्ट ईयर में आए तो फाइनल करके जाएगा, उसका डेट डाल सकते हैं। जैसे ही मान लो बीच में छोड़ के जा रहा है ना, तो जैसे आज छोड़ के जा रहा है, उसको नोट ड्यू दिया ना अपन ने, तो यहाँ आज का डेट डाल देंगे ताकि भविष्य में उस आईडी पे कोई किताब सिस्टम जो अपना इशू नहीं करेगा, समझ गए। उसके बाद में इसको अलर्ट भेजना चाहते हैं कि मेल के माध्यम से उसका भी यस नो कर सकते हैं, और कीवर्ड डाल सकते हैं, रिमार्क डाल सकते हैं, स्टेटस करंट, कैंसिल मेंबरशिप का स्टेटस क्या है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने क्लोज किया यहाँ से, उस पाठक को कभी भी किताब नहीं मिलेगी। जैसे कोई पाठक है जो नियमों का बार बार उल्लंघन कर रहा है, यहाँ से उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए। ये सारी व्यवस्था यहाँ से होती है। ऑनलाइन इशू नो, बुक ऑनलाइन रिजर्वेशन नो, ऑनलाइन रिन्यूअल नो। रिजर्वेशन ऑन कर सकते हैं, बाकी दोनों नो रहेगा, क्योंकि जब बच्चा ऑनलाइन इशू भी करवा लेगा, ऑनलाइन रिन्यू भी कर लेगा, तो फिर लाइब्रेरियन की क्या ज़रूरत है। ऑनलाइन इशू का क्या? ऑनलाइन इशू यहाँ पे ये हो सकता है सर, रिन्यूअल हो सकता है, ऑनलाइन इशू तो क्या होना चाहिए। ऑनलाइन जैसे घर बैठे इस किताब को इशू कैसे करोगे? नहीं हो सकता है ऐसा, सॉफ्टवेयर से पूछ लीजिए, मेरे दिमाग से निकल चुका है ये। बाकी रिन्यूअल तो करना ही नहीं चाहिए घर बैठे हुए, क्योंकि वो तो पुस्तक लेके ही नहीं आएगा, 12 महीने तक घर बैठा बैठा रिन्यू करता रहेगा, है ना। इसलिए नो करके रखना है यहाँ से। ये कहाँ से करेगा यस नो वो रिन्यूअल बच्चा?
कहाँ से करेगा? ओपेक में रिन्यूअल की सुविधा। जैसे अपनी खुद की सॉफ्टवेयर तो हो गई ना, डिजिटल लाइब्रेरी टाइप, जैसे वो एक्सेस वो तो कर ही एक्सेस सकता कहाँ से करेगा? जैसे बुक है। लाइब्रेरी का जो वेबसाइट होगी या उसके ऊपर से करेगा। सर ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं अपने मेंबर के लिए आईडी पासवर्ड देते हैं। अपन ओपेक खोलेंगे तो इधर लिखा आता है एक ऑप्शन, मेंबर आईडी एंड पासवर्ड। आप जिस सबकी अलग अलग होगी, अपने विद्यार्थी ही तो इसमें जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से अपना विद्यार्थी इस कंटेंट तक पहुँचता है जो ऑनलाइन ई रिसोर्स हैं, डिजिटल फाइल जो हैं वहाँ तक। ओपेक से नहीं मैम, ऐसा मॉड्यूल दिया हुआ है वहाँ पे आईडी पासवर्ड का, ठीक है। तो वहाँ से वो लॉगिन करेगा और सीधा अपने कंटेंट को पढ़ सकता है। सर ऑनलाइन इशू ये हो सकता है, क्या बताया इसने कुछ? ओपेक या वेब ओपेक में लॉगिन करके ऑनलाइन पुस्तक इशू कराने का अनुरोध कर सकता है। ओपेक में अनुरोध यानी वो एज ए रिक्वेस्ट ही हुई, वो भेज सकता है। मेंबर का फ़ोटो डालेंगे, समझ घोड़े में फोटो आता है इसमें हाँ, पहले ये फॉर्मेट अलग था, अब फॉर्मेट चेंज हो गया। देन सेव कर देंगे, ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को सेव करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इशू रिटर्न पे आते हैं। मेंबर मैनेजमेंट हो चुका है, कैटलॉगिंग हो चुका है, किताबें आ गई, कैटलॉगिंग हो गई, मेंबर बना दिए, अब इशू रिटर्न करेंगे। जैसे ही अपन इशू रिटर्न पे आएंगे अपने ये पेज खुल के आता है। मेंबर नंबर लिखेंगे। जैसे ही अपन ने इस मेंबर नंबर वाले कॉलम में मेंबर का नंबर लिखा, देन कहीं पर भी क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक, ये सारा डेटा ऑटो फिल होगा। सर उसमें ऐसा सीन है कि वेब ओपेक से वो पुस्तक खोजता है, इशू रिक्वेस्ट या रिजर्वेशन दोनों में से कुछ भी कर सकता है ऑनलाइन। हाँ, तो अगर लाइब्रेरी उसको रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है, वो इशू हो जाती है। काउंटर से डायरेक्ट ले सकता है, उसको वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती। वो आया काउंटर से, सर मैंने ये बुक रिजर्वेशन निकाल करवाई थी, ये के मेरे नाम पे रखता है। इशू हो गई है, तो आप ये मुझे किताब दे दीजिए, तो वो काउंटर से वो उसको डायरेक्ट ले सकता है। अच्छा, हो सकता है सर। तो मेंबर वाले में अपन जैसे ही मेंबर का नंबर डालेंगे, उसके बाद में कहीं पे भी एक सिंगल क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा ऑटो फिल हो जाएगा। कहाँ से डेटा फेच करेगा? ये जहाँ अपन ने अभी मेंबर बनाया है ना, वहाँ से सारा डेटा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। कौन सी किताब बच्चे को इशू करनी है, जैसे ही अपन ने यहाँ पे एक्सेशन नंबर डाला, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, सारा डेटा ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। इशू की डेट डालनी है, इशू का टाइम क्या है, ड्यू डेट क्या है, रिजर्व की डेट क्या है। हाँ सर, ड्यू डेट अपन को डालनी पड़ेगी। ड्यू डेट तो हम सिस्टम में सेव करेंगे। हाँ, वो कितने दिनों बाद होती है, तो ड्यू डेट बाद ये डेमो साइट है सर। नहीं हो तो जाएगी। हाँ, क्योंकि अपन ने पहले सिस्टम को बता दिया ना, मास्टर डेटा को, कि मैं हाँ जिस मेंबर को जितने दिन का दे रहे हैं ना, ऑटोमेटिक से, जी बिल्कुल ऑटोमेटिक से हो जाएगा ये। फिर इशूड कर देंगे, तुरंत बुक जो है ओपेक पे जाके शो हो जाएगा कि बुक है जो इशूड की हुई है। जी सर, ये सिस्टम भी बहुत बढ़िया सर। प्रिंट गेट पास, तो इसमें जैसे आरएफआईडी सिस्टम होता है, वैसे ही अगर वो कोई बाहर किताब लेके जा रहा है तो फोटो ग्रेड जो भी दिखे वहाँ कर्मचारी वहाँ बैठा हुआ है, ये ऑन करना है अपन को, सेंड मेल का और सेंड एसएमएस का। गेट पास तो वो आईडी जनरेट करने के लिए उसकी, गेट पास इसका तुरंत ही निकलने के लिए, किताब लेके जब निकलता है ना, तो बाहर जो हाँ। बैठा उसको दिखाएगा कि इसने आज गेट पास मोहल्ले में हमें बिल देते हैं बिल्कुल बाहर निकलने के सर, लिए, जी वो इसी इसमें बिल्कुल वो इसमें है। गेट पास बनेगा, ये किताब लेके निकल रहा है तो इसको निकलने दीजिएगा, क्योंकि आरएफआईडी है नहीं ना अपने पास में, उसके लिए है। तो ये बात सपोर्ट करता है सर, है आरएफआईडी सपोर्ट। ये तो आरएफआईडी सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है, लगभग सब करते हैं, कोई नहीं करता, वो भी करने लग जाएंगे, क्योंकि आरएफआईडी के बिना काम चलता नहीं है, बड़ी लाइब्रेरीज में तो नहीं चलता। महंगा ज़्यादा है। बजट मैनेजमेंट इशू हो जाएगी। 365 उसके बाद में जब ड्यू डेट आ रही है, विद्यार्थी किताब लेके आ रहा है, ठीक है, किताब लेके आया, अपन ने रिटर्न पे क्लिक किया। सर जैसे ही रिटर्न पे क्लिक किया, रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखेंगे सबसे पहले विद्यार्थी का, सॉरी किताब का एक्सेशन नंबर लिख के कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इसका सारा डेटा आ जाएगा, इस बुक को कौन लेके गया, कब लेके गया, सारी डिटेल आ जाएगी ऑटो फील्ड, ठीक है। ये अपने आप भरेगा सिस्टम एक्सेशन नंबर डालते ही, क्योंकि इसके एक्सेशन नंबर में ये चीज़ सेव हो रखी है
कि इस एक्सेशन नंबर की बुक को कौन सा मेंबर लेके गया है, ये मेंबर नंबर वगैरह, मेंबर का नाम क्या है, कैटेगरी, सारा ऑटो फिल हो जाएगा। केवल यहाँ से रिटर्न पे क्लिक करेंगे, तुरंत प्रभाव से एक मेल जनरेट होगा NIC की तरफ से, अपने सॉफ्टवेयर की तरफ से, अपने लाइब्रेरी के नाम से, समझ गए, और विद्यार्थी को वो मैसेज चला जाता है कि आपकी बुक जो है, ये नहीं कि इसको 2-5 मिनट ऐसे छोड़ दो चला के, हाँ ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता हो जाता है, है? हाँ, आपके- बिना कोई छोड़े भी, चलते चलते भी हो जाता है, क्योंकि ये वेब बेस्ड है सर, कितनी बार लॉगिन करें? वेब बेस्ड है सर, दिन में 50 बार करना पड़ता है, अभी मैंने 5-6 बार तो भी लॉगिन 50 बार करना पड़ता है सर मुझे भी। तो ये तो सर बहुत बड़ी कमी वेब बेस्ड है, सर्वर बेस्ड है सर, मतलब कि जैसे दूसरी साइट इंटरनेट पे चल रहा है ना ये, तो इंटरनेट जैसे ही आपके फ्रीक्वेंसी लो आई तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम सेविंग वाली बात नहीं है, तो टाइम और लगेगी थोड़ा बहुत। सर ऐसा नहीं, इसके लिए अपन को हाई स्पीड डेटा चाहिए। मेरा तो लॉगआउट नहीं हुआ, आपका ही क्यों हो रहा है? कंटिन्यू चला दो। चलो मैं हाथ नहीं लगाऊं तो भी ये लॉगआउट नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में इंटरनेट हाई स्पीड है। जी, जी। यूँ जैसे ही लूज आएगा वो तुरंत इसमें लॉग आउट भी कर देगा। ऑफलाइन इशू रिटर्न वाला सीन होता है। सर ऐसा मैंने देखा नहीं है, होता होगा पता नहीं मुझे, मैंने जहाँ तक इसमें ऐसा कोई टूल नहीं देखा। जैसा कुआ में ना ऑफलाइन इशू रिटर्न का टूल होता है, जो जैसे ही लाइट आती है तुरंत वहाँ से डेटा को नेटवर्क में जैसे हम आते हैं तुरंत सिंक्रोनाइज कर लेता है, सेक्शन वाले जो कॉलम वो है उसमें वहाँ ऐड कर देगा। ऐड कर देगा। तो कुआ का यदि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो अपन को ये ज़रूर बताना है, क्योंकि कुआ में बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है उसमें। इसमें मेरे ध्यान में नहीं है ऐसा कुछ भी, अभी तक तो आगे नहीं आया, फिर पता नहीं। सर अभी आप यही करा रहे हो या और भी कुछ करा रहे हो? मतलब अभी जैसे ये वाला चल रहा है ना सर्कुलेशन, हाँ, ये कंप्लीट कराओगे क्या? जहाँ तक समय है तब तक तो चलेगा ना मैम। नहीं एंट्रीज कराने के लिए एंट्रीज अभी करवाते हैं, 10 मिनट बाद में एंट्री का शुरू करते हैं। ये तो इशू रिटर्न बता रहा हूँ, फिर बस उस पर जाते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको। सर रिटर्न का देख लिया आपने, ये रिटर्न पे क्लिक करते हैं ना, जैसे ही अपन ने एक्सेशन नंबर डाला, बाद में कहीं पे भी एक सिंगल क्लिक किया, पूरा डेटा ऑटो फिल हो जाएगा। बुक्स कौन सी दी थी, क्या दिया था, मेंबर कौन है क्या नहीं है। रिटर्न पे क्लिक करेंगे, रिटर्न हो जाएगा। रिन्यू पे क्लिक करेंगे, रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ लिखा देखो ये रिटर्न एंड रिन्यू, इशू एंड रिजर्व, ठीक है? ये इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट है। इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट पता है ना आपको? अपने पास में बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपने ही प्रकार के सिमिलर संस्थाओं के पास में बुक्स हैं, आप पूरी क्लस्टर में ढूंढ सकते हो किसी बिल्कुल जहाँ से अवेलेबल होगी उनको तुरंत अपन इंटर लाइब्रेरी लोन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अदर लाइब्रेरी के मेंबर को भेजना है, अवर लाइब्रेरी के मेंबर को भेजना है, तो समझ गए। कम्युनिटी जो होती है ना लाइब्रेरी की पूरी, ऑल लाइब्रेरी, जैसे ई ग्रंथालय में कौन कौन सी लाइब्रेरियाँ ऐड है, सब में देख सकते हैं कि वहाँ अवेलेबल है या नहीं। कहाँ से देखोगे? सॉरी आप क्या कह रहे हो? सर्कुलेशन के इशू रिटर्न वाले ऑप्शन में आता है क्या? ओपेक से चेक करेंगे कि अपने इस पूरे सॉफ्टवेयर में पूरे में कहाँ पे अवेलेबल है। फिल्टर लगते हैं अलग अलग, जैसे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के क्लस्टर हैं अलग अलग, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से अलग अलग फ़िल्टर भी लग रहे हैं। क्या संपूर्ण ई ग्रंथालय के क्लस्टर पे देखना चाह रहे हो क्या, या पब्लिक लाइब्रेरी के क्लस्टर पे देखना चाह रहे हो, या मेडिकल लाइब्रेरी के क्लस्टर पे देखना चाह रहे हो, ऐसे फ़िल्टर लगते हैं। फिर वहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही अपन ने वहाँ से सर्च किया है तो अपन उन पे जा सकते हैं सीधे, और इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं मैम? तो वहाँ से चेक करके यहाँ पर फिल करते हैं क्या एक्सेशन नंबर, उसकी डिटेल्स, ये रिक्वेस्ट डिटेल्स? बिल्कुल मैम, ये कहीं से तो डेटा लेना पड़ेगा, वरना अपन को क्या पता चलेगा कि कहाँ पे है कहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है, वरना लाइब्रेरियन को क्या पता चलेगा कौन सी बुक चाहिए। वहाँ से पूरी लोकेशन सहित कि आपकी लाइब्रेरी में इस लोकेशन पे अमुक पुस्तक अवेलेबल है, हमें इंटर लाइब्रेरी लोन के तहत ये पुस्तक उपलब्ध करवाइएगा। ये सारा काम यहाँ से होता है। मूल बात तो मैं यूँ समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो ऑफलाइन अपन ने लाइब्रेरी में सीखी हैं, वो सारा एक सॉफ्टवेयर में पिरोना भी बहुत बड़ी बात है। एक लाइब्रेरियन की इथिक्स को टेक्निकल आदमी द्वारा ऐसे बनाया गया, और वो भी इतना व्यवस्थित तरीके से कि कौन सा सेक्शन किस में होना चाहिए। सही है ना? तो वो बात है। तो ये अपना सर्कुलेशन सेक्शन जो ऑलमोस्ट समाप्ति पे है। सर्कुलेशन का ट्रांजैक्शन, मैम आप जैसे कि इशू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, कोई विद्यार्थी यदि यहाँ से आगे जाके उच्च पदों पे चयन होता है तो वो अपना सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन वापस देखना चाहेगा 5 साल बाद में आके कि मैंने कौन कौन सी तैयारी के दौरान किताबें पढ़ी है, विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाइएगा। यहाँ से ट्रांजैक्शन निकलता है, ठीक है।
मैनेज रिसिप्ट इंपोर्ट मेंबर डेटा अपन ने देख लिया था। तो ये सर्कुलेशन का सेक्शन जो है वो पूरा हुआ और नेक्स्ट अपन कैटलॉगिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, धन्यवाद।